साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के इस श्रृंखला में, और ये नाइट सेशन है। और नाइट सेशन में हमने शुरू किया है क्वेश्चन आवर, और ये क्वेश्चन आवर के अंतर्गत आर सेक्शन का क्वेश्चन आवर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से 10 के दम के रूप में कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाकर आपके सब्जेक्ट को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 का दम। और आज के 10 के दम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग बनाएं, और इसके द्वारा आप आर्ट सेक्शन का जो कला विषय का क्षेत्र होता है उसकी पूरी संपूर्ण तैयारी करें। जो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ध्यान दें, जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और अपने अपने सभी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चन आवर में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट हो सकें और आपका मार्क्स उन सभी लोगों के बीच में दिखाई दे कि आप कहां पर हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां पर कमियां हैं और कहां पर स्ट्रांग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ईंट का आकार का अनुपात था। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी और सबसे दुनिया में विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का इसका कार्यकाल है। और ये सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, जहां खनन के बाद पता चला कि दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में मौजूद थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन और सभ्यता का विकास हुआ। तो उसमें कह रहा है कि जो खुदाई हुआ तो उसमें जो ईंट मिले उस ईंट के साइज का रेशियो क्या था। ऑप्शन है 4:3:1, 4:2:1, 4:2:2 और 4:3:2। तो क्या सही है? तो आंसर ध्यान रखना है कि आंसर जो आपका सही है वो बी है, 4:2:1। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था ईंटों का वो 4:2 और 1 में था। ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन था, जिसमें सभी सड़कें समकोण पर काटती थी और सड़कों के किनारे 1 मंजिला और 2 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। किसी भी भवन का दरवाजा मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलता था, सभी में ब्रांच शाखाएं के रूप में रोड होते थे और वहां पर सभी का दरवाजा खुला करता था। तो जो ये नगरीय सभ्यता थी जिसमें बिल्डिंग बने हुए थे, उस बिल्डिंग में जो ईंट लगे हुए थे उसका अनुपात 4:2:1 में था। ये ध्यान रखना है। इस घरों में स्नानागार, शौचालय, रसोई घर सब अपने अपने जगह पर व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। और इससे पता चलता है कि जितनी व्यवस्था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती, उतनी आज भी हमारी जो नगरीय सभ्यता है उतने विकसित नहीं है। तो ये ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि ईंट का जो साइज था 4:2:1 में था। अब यहां से आगे चले तो एक मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत में इलवारी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में इलवारी वंश का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा शमसुद्दीन क्यूमर्स, गयासुद्दीन बलबन और कोई नहीं। कौन था इलवारी वंश का अंतिम शासक? तो ये ध्यान रखना है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोच कर याद रखना है और आंसर करना है, हड़बड़ा कर नहीं करना। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर शमसुद्दीन क्यूमर्स है। तो ये ध्यान रखना है और ये इसका अंतिम शासक है। ध्यान रखना है कि इलवारी वंश का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेकर 1290 के बीच का कार्यकाल है। यही इलवारी वंश का कार्यकाल है, जो इस दौरान इलवारी वंश के शासकों ने राज किया। ध्यान रखना है इलवारी वंश जो आया है, ये नाम ये तुर्कों के लिए यूज होता है और तुर्कों में अलग अलग जातियां होती थी और जो जाति इलवारी जाति से थे, इलवारी तुर्क थे, उसी को इलवारी वंश कहा गया। और इलवारी वंश के रूप में जो इस वंश का स्थापना किया उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में और भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, लेकिन वो गौर के प्रतिनिधि के रूप में किया। और उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं और इल्तुतमिश इस इलवारी वंश के पहले वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये एक गुलाम थे और गुलाम होने के कारण इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसको ममलूक वंश भी कहते हैं।
लेकिन ध्यान रखना है कि चूंकि इलवारी जाति से थे इसलिए इसका एक कॉमन नेम इलवारी वंश भी है। तो व्यवस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, वास्तविक व्यवस्थापक इल्तुतमिश का नाम आता है, जबकि क्यूमर्स बलबन का परपौत्र हुआ करता था। और बलबन के मरने के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स जैसे शासक आते हैं और ये इनके परपौत्र के रूप में काम करता है। लेकिन इसकी मृत्यु 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने किया और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। यहीं पर इलवरी वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश का समाप्ति हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, दूसरा का बी होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। यहां पर इलवरी वंश याद रखना है, चूंकि गुलाम वंश को ही इलवरी वंश कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम है 4 अंग्रेज का, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, फ्रांसिस डे, विलियम हैजेट। किसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था एक अंग्रेज को। किसने दिया? जहांगीर ने दिया, ध्यान रखना। और जहांगीर के दरबार में कुछ अंग्रेज आए थे इनसे मिलने, व्यापारी काम से या यहां पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनुमति लेने के लिए। और इसी के तौर पर 2-3 अंग्रेज हैं और उसके अलावा ये सब भी अंग्रेज आकर के भारत में काम करते थे और अलग अलग रूप में इनकी पहचान होती है। तो ध्यान रखना है कि जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचते हैं कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था। हुआ क्या था कि 1608 में जब ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनका प्रतिनिधि बनकर, दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आए थे। और कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज होते हुए भी फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार हुआ करते थे और उन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। और बात करने के बाद जहांगीर ने जब देखा कि एक अंग्रेज फारसी का इतना अच्छा जानकार है तो खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और 400 के मनसब के साथ इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये ध्यान रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट पहला अंग्रेज था जो मुगल शासक के दरबार में उपस्थित हुआ था, ये ध्यान रखना। 1608 के बाद 1616 में जहांगीर के ही दरबार में सर थॉमस रो आया था जो व्यापारी कार्ड से मिला और व्यापारिक अधिकार लेना चाहता था, जबकि फ्रांसिस डे, पता होगा कि मद्रास के क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्र में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को खरीदा और उसी को सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से एक दुर्गीकृत कराकर के मद्रास की स्थापना किया और इसलिए फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक ही कहा जाता है, जबकि विलियम हैजेट बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर के रूप में काम करने वाला एक अंग्रेज था। तो आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या है? कैप्टन हॉकिंस है। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो चौथा सवाल आपके लिए जो ज्योग्राफी से, बहुत सिंपल, कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का विस्तार किस देश में है? ये ध्यान रखना। ऑप्शन है भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल। क्या आंसर होगा? बहुत कंफ्यूजिंग है और इसने हमने दिया, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन आपको आंसर जानना है। तो आंसर नेपाल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसका नामकरण भारतीय सर्वेक्षक हेनरी माउंट के नाम पर, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से लेकर 50 मीटर तक दिया जाता है बुक में, चूंकि बढ़ रहा है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार नेपाल में, जबकि चीन भी इसको अपना सबसे ऊंची चोटी मानता है। लेकिन भौगोलिक मान्यता के अनुसार से दुनिया में इसका विस्तार नेपाल के क्षेत्र में देखा जाता है, इसलिए इसको नेपाल के अंतर्गत हिमालय के विस्तार का सबसे ऊंचा पीक माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ये ध्यान रखना है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जबकि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो सब याद रखना है। तो आपके लिए जो चौथा का आंसर है वो क्या है? नेपाल। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी से। कह रहा है पांचवा सवाल कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी, मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ, बीच में एक सागर है और सभी तरफ से कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। तो कह रहा है
कि जो सागर है भूमध्य सागर, उसमें घुसने का रास्ता कौन है? कुंजी। मतलब एक अगर सागर समझे ऐसे, तो ये सागर चारों तरफ से बंद है ये, और बीच में एक छोटा सा गैप है ये चैनल के रूप में, और इसी से इसे आप इंटर कर सकते हैं। जिससे इंटर करते हैं, यही इसको भूमध्य सागर मान लेना है। और भूमध्य सागर के साथ साथ ये ध्यान रखना कि जो रास्ता है छोटा सा बचा हुआ, इसी को कुंजी कहते हैं। और ये कुंजी जो है ये कौन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है डोबर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि, डेविस जल संधि। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर जो होगा इसका, ये जिब्राल्टर जल संधि होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी माना जाता है, और भूमध्य सागर की कुंजी के तौर पर यह ध्यान रखना है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला एक जल संधि है। और इसके साथ साथ ऊपर में यूरोप है और नीचे में अफ्रीका है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, और ये जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर को उत्तर अटलांटिक सागर से। तो इधर अटलांटिक सागर, इधर भूमध्य सागर, और बीच से जहाज से आप इसमें इंटर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला एक रास्ता है, जिसके होकर के आप भूमध्य सागर में जा सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ से शहर है, देश है, इसलिए घुसना मुश्किल है, और इसलिए घुसने के मार्ग की वजह से इसको कुंजी के रूप में देखा जाता है। डोबर जल संधि किसके किसके बीच? तो डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और ये उत्तर अटलांटिक महासागर को या इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। किससे? उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है इंग्लिश चैनल से, या उत्तर सागर को जोड़ता है इंग्लिश चैनल से। तो ध्यान रखना है कि उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से या उत्तर अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ने का काम करता है कौन? डोबर जल संधि। बहुत पूछता है बार बार। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, और ये मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है बंगाल की खाड़ी से। ये ध्यान रखना है। डेविस जल संधि भी बार बार पूछता है। तो आपके लिए जो यहां आंसर है भूमध्य सागर में कौन है? जिब्राल्टर जल संधि। आगे चलें तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा भी था छठा, कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वनों पर बहुत चर्चा है बिहार में। जन जीवन हरियाली यात्रा सरकार चला रही है, और उसके द्वारा वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तौर पर पूछ रहा है कि बिहार में जो वन पाए जाते हैं सामान्यतः, वो कौन सा वन है? तो ध्यान रखना है कि वन में आपका ऑप्शन है सदाबहार वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, कटीला वन। तो चारों इंपॉर्टेंट है, और यहां जो आपके लिए आंसर है ये है आर्द्र पतझड़ वन। तो ध्यान रखना है, आर्द्र पतझड़ वन बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है। सदाबहार वन वहां होता है जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है। साधारण वर्षा वाले क्षेत्र में ये होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये होता है, और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीला वन होता है। तो मतलब कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो सदाबहार वन मिलेगा। 100 से 200 होगा, 100 से अगर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगा तो आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा, और अगर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगा तो शुष्क पतझड़ वन मिलेगा, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो कटीला वन मिलेगा। तो मरुस्थल में ये होता है, महाराष्ट्र मुंबई के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में ये होता है। बिहार जैसे बीच वाला जो राज्य है उसमें आप पतझड़ वन होता है। बिहार में वर्षा का जो मात्रा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बिहार में वर्षा होती है, और इसी के चलते ध्यान रखना है कि यहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें शीशम, सागवान, आम, कटहल ये सब के पौधे मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आर्द्र पतझड़ वन। आगे चलें तो 7वां सवाल जो पॉलिटी से है आपके लिए, और इसको ध्यान रखना है, जो बहुत सिंपल है और सबको याद भी होगा उम्मीद करते हैं। तो ध्यान दें, कह रहा कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, कोई नहीं। तो आंसर जो है 26 नवंबर। ये ध्यान रखना। क्यों? विधि दिवस मतलब होता है विधान दिवस, नियम का दिवस या संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कहें, विधि दिवस कहें, बात एक ही है। हुआ क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के चीजों प्रारूपों को अपनाया गया, और इसलिए संविधान के लिए 26 नवंबर 1949 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। यह अलग बात है कि वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नियम कानून को अपनाने का काम 26 जनवरी 1949 को हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जबकि यही विधि दिवस को संविधान दिवस भी कहा जाता है।
तो संविधान दिवस कहे या विधि दिवस कहे, बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। तो ये ध्यान रखना है, 7वां का आंसर। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, भारत में हमारे राष्ट्र को, संविधान में हमारे राष्ट्र को कितने नामों से उल्लेख किया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम संविधान पढ़ते हैं भारत का, उसमें भारत जो है उसको कितना नाम दिया गया है औपचारिक रूप से। ऐसे नाम तो हम लोग बहुत सुनते हैं, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, सैंधव प्रदेश, बहुत सारा नाम है। तो पुराने समय से ही भारतवर्ष से कई नाम है, लेकिन भारत को संविधान में जो नाम दिया गया है वो 2 ही नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए हमेशा विवाद होता है। हिंदुस्तान नाम का कोई वर्ड संविधान में नहीं मिलता। हिंदुस्तान का नाम संवैधानिक नहीं है। तो भारत का जो नाम है संविधान में वो 2 ही है, एक भारत है और एक इंडिया है। इसी 2 शब्दों से और इसी 2 नाम से भारत को संविधान में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है कि 2 ही नाम दिया गया है भारत को। अब आगे चलें तो एक और सवाल बिहार से, जो बीपीएससी या सचिवालय इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि बिहार में सरकार इस तरह के कामों को कर रही है, योजनाएं ला रही है। कह रहा है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है इरिगेशन, जो किया जाता है यहाँ खेतों में पानी पहुंचाने का काम, उसका कौन सा साधन सबसे ज्यादा यूज होता है? ऑप्शन है कुआं, नलकूप, तालाब, नहर या नदी। क्या होता है, किससे होता है सिंचाई का काम? तो सब लोग किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब किसी न किसी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि क्या होता है। तो आंसर जो होगा ये कुआं और नलकूप होगा, ये ध्यान रखना। तो बिहार में सिंचाई का सबसे मेन का जो फैक्टर है या स्रोत है वो कुआं या नलकूप है। तो कुएं की खुदाई करके या ट्यूबवेल करके, पाइप को गिरा करके पानी निकाल करके पंपिंग सेट से सिंचाई होती है, और इसलिए कुएं नलकूप मेन सिंचाई का साधन है। जबकि तालाब से सिंचाई कहां होता है? तो दक्षिण भारत में होता है। तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो तालाब मेन सेक्टर है वहां पर करने का, और इसलिए तमिलनाडु में एक जिला है तिरुचिरापल्ली, और तिरुचिरापल्ली को तालाबों का जिला कहा जाता है क्योंकि वहां तालाब ही मेन सेंटर है। जबकि बिहार सरकार अभी तालाब पर बहुत काम कर रही है, तालाब पर बहुत वर्क हो रहा है, और इसलिए आने वाले समय में बिहार में भी तालाबों से सिंचाई का एक बड़ा काम होगा। लेकिन वर्तमान समय में कुआं और नलकूप ही मेन स्रोत है। नहर से कहां होता है? तो नहर से पूरे उत्तर भारत में होता है। जबकि उत्तर भारत में मेन सेंटर देखेंगे तो ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में मेन सेंटर यूपी में नहर से सिंचाई होता है मुख्य रूप से। तो यूपी पूछेगा तो नहर से, बिहार पूछेगा कुआं नलकूप से, दक्षिण भारत पूछेगा तालाब से। तो ये 3 सेक्टर ध्यान रखना। जो आपको पूछा गया बिहार से, तो क्या आंसर होगा? कुआं एवं नलकूप। आगे चले तो 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से। कहता है कि एक गरीब गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन है बहुत इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री का। एक गरीब गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एक गरीब जो होता है वो हमेशा गरीब ही रहता है। ये कहना था किसका? तो ये कहना था अमर्त्य सेन का, नक्स का, मार्शल का? तो नक्स का। तो नक्स ने क्या कहा? कहा कि एक गरीब जो होता है वो हमेशा गरीब होता है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है तब तक ना तो आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ना उद्योग लगा सकते हैं, ना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसके चलते ध्यान रखना है कि नक्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो उसके पास प्रोडक्टिविटी नहीं होती, तो उसको यूज नहीं कर सकता है। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसके पास आय कम होगा, आय कम होगा तो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगा, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा, और परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? गरीब ही रहेगा। और इसीलिए ये कथन को याद रखना है। जो कथन किसका है? नक्स का है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्री में भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स में कई तरह के सिद्धांत दिए हैं ह्यूमन कैपिटल से संबंधित, मानव पूंजी से, जो पिछली बार हमने कहा था। लेकिन यहां जो कथन दिया है गरीब गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये कहने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो नक्स था। जो अमीर लोग हैं आज अमीर हो रहे हैं, कहता है मनी बिगेट्स मनी। पैसा जिसके पास होता है वही पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पैसा कमाएगा। गरीब पैसा है ही नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो हमेशा वो क्या करेगा? गरीब ही रहेगा। तो ये नक्स का इंपॉर्टेंट सिद्धांत ध्यान रखना। और लास्ट में आपका 11वां सवाल आ रहा है, कह रहा है कि स्टॉक बाजार में आईपीओ का अर्थ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जा रहा है। आजकल पेपर जो पढ़ते होंगे बिजनेस पेज, तो आईपीओ जारी हो रहा है डेली। कभी रिलायंस का,
कभी किसी और कंपनी का आईपीओ जारी होता है, तो उस आईपीओ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इंडस्ट्रियल पब्लिक ऑफर, इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है आईपीओ का मीनिंग? तो आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कमाएंगे, जॉब हो जाएगा, अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, पैसे हो जाएंगे, तो आप भी आईपीओ खरीदेंगे, क्योंकि आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा साधन है। आप रिलायंस में पार्टनरशिप बनना चाहते हैं तो रिलायंस आईपीओ जब छोड़ती है तो आप उसको खरीद सकते हैं। और ये कंपनी अपना इनिशियल ऑफर जारी करती है पब्लिक के लिए कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए और वो कंपनी का कुछ शेयर खरीद करके उसमें हिस्सेदारी दे, ताकि बाद में जब मुनाफा हो तो उस व्यक्ति को लाभ मिल सके। तो इसका जो मेन अर्थ है आईपीओ का, वो यूज होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब शुरुआती दौर में कंपनी आईपीओ जारी करती है ताकि कंपनी को चलाया जा सके और उसके पार्टनर्स बढ़ें और उसके पास पूंजी जमा हो सके। तो यहां पर जो आईपीओ का मीनिंग है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है। तो यही आपका आज का 10 कदम जो 8 सेक्शन से था, इसको आप देखें और इसको बनाएं और 10 में 10 सही करने का प्रयास करें। गलती होता है, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, गलती करना नहीं है। अगर 4 जानते हैं 4 बनाएं, 6 को आप सुने टच भी नहीं करें, सिर्फ आप उसका डिस्कशन पर ध्यान दें कि क्या बताया जा रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज बताया जाता है उससे सीखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपका स्कोर अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो यही था आज का 10 कदम। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज शाम का क्लास नहीं हो सका क्योंकि पावर कट था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं ले पाए। कल वो क्लास होगा, वो ध्यान रखना। तो बोलिए एक बार देश की एकता कंठा के लिए जय हो मैया की। शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं कल।